नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। इनसाइट नाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आज आपका स्वागत हम कर रहे हैं जवाहर कला केंद्र जयपुर से। और हमारे साथ हैं एक अनुभवी पत्रकार जो प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया दोनों में बराबर सक्रिय रहे हैं। संदीप पुरोहित जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत। संदीप जी, भारत प्रेम की बात को जब राजनीति से जोड़कर देखा जाता है तो क्या आपको लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, राष्ट्र प्रेम की बात और राजनीति दोनों का इस तरह से मिलन हो गया है कि अब दोनों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है वर्तमान जो हालात हैं उसके अंदर। पाकिस्तान जिस तरह का रवैया लगातार अख्तियार किए हुए था लंबे समय से, उसका गुस्सा लोगों में है। इस कारण दोनों चीज़ें बहुत मिक्स हो गई है जो नहीं होनी चाहिए। जब आप कह रहे दोनों मिक्स हो गई हैं, और फिर हम चलते हैं अभी के हालात। और अभी ताज़ा पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 44 जवान शहीद हुए, उस घटना के बाद जो जयपुर में रहते हुए आपने आक्रोश महसूस किया, जिस तरह की छटपटाहट महसूस की, उसका अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान इंडिया के साथ 1971 के वॉर हारने के बाद से एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। वैसे तो 1947 से ही वो तमाम चीज़ें कर रहा है, लेकिन 71 के बाद उसने एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसका जो वो तरीका है वो बदल गया। उसने जैश मोहम्मद का इस्तेमाल किया, उसने तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप पनाह दी, अपने लैंड पे पनाह दी, और फिर उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो ये लंबे समय से चले आ रहे इन अटैकों से जनता के मन में एक आक्रोश था, और उस आक्रोश का परिणाम ही ये है कि लोग अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है हमने बहुत जाने दे दी है, बहुत हमारे खून बह चुका है। तो वो जो आक्रोश है वो जब जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो बाहर उबल कर आ जाता है। अब ये जिम्मेदारी सियासत में बैठे लोगों की बनती है कि वे किस तरह की सियासत कर रहे हैं। अब आपने कहा जब सियासत किस तरह की कर रहे हैं, और फिर हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो सारा जिम्मा जो भी सरकार चला रहा है, जिस तरह का नेतृत्व है, उस पर आ जाती है। अगर आप तुलना करें कि जो कुछ हालात थे मुंबई में, जिस तरह से वो नाव में बैठकर आए और आम लोगों को सरेआम मारते गए, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। न्यूयॉर्क में बैठे हुए जब हम देखते थे तो हमें वहाँ पर करीब करीब 3-4 दिन तक बड़ी एक विवशता का जो अनुभव होता था। वो जो सारा दुख, पीड़ा, आक्रोश था, वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट ने किया या उस फीलिंग को आर्टिकुलेट किया, कंपेयर दैट विद द वे इट वाज आर्टिकुलेटेड आफ्टर पुलवामा बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्या अंतर आपको लगता है दोनों की अप्रोच में? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी देश के 44 जवान मारे जाएंगे तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। अब ये टाइम बीइंगली ऐसा हो गया कि चुनाव पास में ही है, तो उस स्थिति के अंदर निश्चित तौर पर जो भी सरकार होती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की है या कांग्रेस की होती, तो उसे निश्चित तौर पर अगर जवाबी कार्रवाई करेगी तो उसको थोड़ा सा माइलेज मिलेगा। तो वो निश्चित तौर पर वो माइलेज का मैं फायदा संदीप जी हुआ। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये माइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। जी। जिस तरह से आर्टिकुलेट, चाहे चुनाव हो या न हो, जी। पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक अटैक को, एक टेररिस्ट अटैक को, जी। जिसके रूट्स हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर हैं, जी। जो कि स्टैब्लिश फैक्ट है। इस जी। तरह के सुराग भी मिल चुके। तो वो जो आर्टिकुलेशन का तरीका, लेट अस गो वन स्टेप फर्दर एंड से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का रहा या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रहा, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस? हु यू फील इज मोर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल in expressing the frustration, anger, और ये जो सारा एक छटपटाहट है उसको? देखिए, वो मैंने पहले भी कहा कि लगातार जो हमले हुए हैं उसके प्रति युवाओं में एक छटपटाहट थी। वो जो भारत देखना चाहते हैं वो बिल्कुल एक समृद्ध, एक मजबूत भारत देखना चाहते हैं। उसमें टेररिज्म के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। हम लगातार कहते रहे हैं पाकिस्तान को, कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को डोजियर दिए हैं, तमाम बातें करी है, लेकिन वर्तमान सरकार थोड़ा ऑफेंसिव हुई है। शायद इसका कारण उनकी अपनी सोच भी है, उनकी अपनी सियासत करने का तरीका भी है। और मैंने पहले भी कहा, कोई भी सरकार होती, अगर चुनाव पास इतना है तो निश्चित तौर पर उसको ये सब कुछ करना ही होता है, क्योंकि जनता का दबाव लगातार इतना बढ़ चुका है कि पॉलिटिशियंस अब बैक नहीं हो सकते हैं। लोग और टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन का जो इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म के लिए, ये पूरी दुनिया जानती है। तो संदीप जी, आपकी बात मैं फिर से सुनते हुए और मुझे समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी होती,
और इस तरह की घटना के बाद ऐसा करना ही होता। वहीं मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, तो वो इस तरह से नहीं कर रहे होते हैं जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सारी दुनिया इस तरह से देख रही है, चाहे अमेरिका देख रहा हो, चाहे चीन देख रहा हो, चाहे फ्रांस देख रहा हो, चाहे इजराइल देख रहा हो, और बहुत सारे भारतवासियों के अंदर भी इस तरह का भाव है। और आपने जैसा ठीक कहा, संभव है चुनावों के समीप होने का भी इसका कुछ लेना देना हो, पर हम अब राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कदम उठाया गया भारत सरकार की तरफ से, और वहाँ के कुछ बड़े आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर थे उनके ऊपर अटैक किया गया, वो घटना आपको लगता है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी होते इसी तरह होती, या जिस तरह से सेना अधिकारियों के साथ मिलकर वर्तमान नेतृत्व ने काम किया वो पहले वाले से अलग है? देखिए 1971 में जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग हुआ, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, सारे देश उनके प्रति अटल आज भी बिहारी। रिस्पेक्ट रखता है। उन्होंने पोखरण किया, मजबूती के साथ पोखरण किया। तो मैं नहीं मानता कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो वो इतना कमज़ोर रहे कि भारत पर कोई आक्रमण करे और वो खामोश बैठा रहे। जहाँ तक आपने कहा, बार बार घूम फिर के कांग्रेस सरकार और मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर ट्रीटी के टाइम पर उनकी सरकार गिर रही थी, मुलायम सिंह और तमाम लोग उनके खिलाफ जाने को तैयार थे, लेकिन वो मजबूती से दबे जमे रहे उसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि नहीं, वह अमेरिका के साथ इस मामले में जाएंगे। तो ये तमाम प्रधानमंत्री अपना अपना किरदार निभाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि कोई भी मामला हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी एक होनी चाहिए, खासकर पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर, गवर्नमेंट कोई भी हो, सोच एक होनी चाहिए। तभी हम कश्मीर में जो तमाम आतंकवादी आ रहे हैं उन्हें रोक पाएंगे, तमाम चीज़ों से हम लड़ तभी पाएंगे जब हमारी एक पॉलिसी हो, कम से कम डिफेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में और फॉरेन पॉलिसी, ये तीनों हमारी एक होनी चाहिए। तो डिफेंस हो गया, इकोनॉमी होगी, फॉरेन पॉलिसी, सब में एक हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी विचारधारा लेकर आते हैं, मत जब वो उनको इकट्ठा करने होते हैं तो कुछ अपना अलग रूप दिखाते हैं। पर इसी रूप को लेते हुए हम वर्तमान संदर्भ की तरफ आते हैं, तो जो कदम भारत सरकार ने उठाया उसके बाद इमीडिएटली तो सभी राजनीतिक दलों ने उसके सराहना की, लेकिन धीरे धीरे वक्तव्य बदलते गए। जैसे अब कांग्रेस का जो स्वर है उसमें कहीं कहीं ऐसा भी लगा कि उन्होंने पुलवामा की घटना को, कांग्रेस के किसी नेता ने तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में एक साठगांठ सी हो गई थी और मैच फिक्सिंग, इस तरह की बातें भी सुनने में आई। देखिए, सोशल मीडिया क्या कह रहा है इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे कोई गेटवे नहीं है। गेटवे नहीं होने के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वे एक्टिविस्ट हैं, किसी आइडियोलॉजी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जर्नलिस्ट नहीं है वे। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में फ़र्क है। जर्नलिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। जर्नलिज्म इज़ नॉट ए नूडल कि जैसे कि तैसे आया और आगे बढ़ा दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया अब सोशल मीडिया पर। एक गेटवे होना चाहिए। कुछ ना कुछ, जो कुछ गड़बड़ है वो चीज़ें रुकनी चाहिए। नफ़रत के माहौल से या तमाम चीज़ों के इस तरीके का माहौल बनाने से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। आप जो तमाम चीज़ें देखेंगे उनमें पाएंगे कि लोग एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविज्म है, बहुत सही आपने जो एक विभाजन रेखा बनाई है। और सचमुच में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अब ऐसा लगता है कि कई बार एक्टिविस्ट या एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर अपनी बात कर रहे हैं, चाहे राइट विंग है या लेफ्ट विंग है। तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ऑलमोस्ट वो स्पेस धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। जी, देखिए, मीडिया शुड बी फ्री, फेयर एंड फेयरलेस। ये तो होना ही चाहिए। हो सकता है आपको कोई पसंद हो या कोई नापसंद हो, लेकिन जो सच है उसको कहने का साहस होना चाहिए, निडरतापूर्वक होना चाहिए। आप अपनी बात कहें। मीडिया जिस तरह से बट रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपको सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया आइडियोलॉजिकली बढ़ता जा रहा है। ये ठीक नहीं है। इसके परिणाम आगे चलकर ठीक नहीं होंगे। और ये सारा का सारा तमाशा सोशल मीडिया के मजबूत होने के बाद हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। सोशल मीडिया का प्रमोशन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही किया है। आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, आप उसे छापते हैं, आप उसे दिखाते हैं।
उससे जो सोशल मीडिया का लगातार प्रमोशन हुआ है, आज वो ताकतवर होता जा रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, आप कहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया की एक और बड़ी खराबी है कि पॉलिटिशियंस उसको वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं, बुलेट थ्योरी की तरह। वो जो कहना चाहते हैं वे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन वे आंसरेबल नहीं होते हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आंसर देना पड़ता है। आजकल पॉलिटिशियंस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से नेता हैं ऐसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आपने ट्वीट कर दिया या सोशल मीडिया पे कह दिया और बात ख़त्म कर दी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत समझ के साथ काम में लेना होगा। और एक चीज़ और है, मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे तो गेटवे होना ही चाहिए, लेकिन मीडिया का जो गेटवे नया बनकर आया है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस मीडिया के गेटवे हो गए हैं। सारा का सारा हिंदुस्तान का मीडिया कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। मतलब आप मीडिया हाउसेस लगातार दर पर दर खरीदते जा रहे हैं, तो ये जो है ये भी चीज़ ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में मीडिया नहीं होना चाहिए, वरना मीडिया फ्री फेयर है और फेयरलेस नहीं होगा। फ्री फेयर और फेयरलेस मीडिया की बात करते हुए संदीप पुरोहित अपने अनुभव से भारत के बारे में, भारत की पत्रकारिता जगत के बारे में, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में जब बात करते हुए ये चिंता व्यक्त करते हैं कि पत्रकारिता किसी इंडस्ट्रियल हाउस की बपौती नहीं होनी चाहिए, उसका सीधा सीधा राजनीति के साथ भी संबंध है। और हम अभी के हालात में आए, चुनाव बिल्कुल समीप हैं, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग वाली एक टर्म है, वो भी बहुत जोर शोर से चल रही है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया का जो कंजम्पशन है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानने वाले उसी तरह की खबरें देखते हैं और उनको लगता है वही सत्य है? तो आप दोनों तरफ का सत्य देख पाते हैं कि आपको भी लगता है कि एक फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ ट्रूथ आप तक आता है? देखिए, ये तो देखने वाले की नज़रिया है, वो क्या देखना चाहता है। उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि पैनी करनी होगी, तभी वो चीज़ों को समझ में पाएगा। मैंने बार बार कहा, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में फ़र्क होना चाहिए। एक्टिविज़्म अलग चीज़ है, जर्नलिज्म अलग चीज़ है। आप किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने का, लिखने का अधिकार भी है, लेकिन जर्नलिस्ट बन के मत कीजिए, जर्नलिस्ट का जामा मत पहनिए। क्योंकि जो मेरी कौम है जर्नलिज्म की, जर्नलिस्टों की जो कौम है, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत तकलीफ़ें सही है, पूरी दुनिया में सही है। तो मैं चाहता हूँ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में रेखा साफ होनी चाहिए, ताकि जनता भ्रमित नहीं हो। तभी मैं जनता आपको सही इंटरप्ट करेगी। करने के लिए क्षमा चाह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो आप कह रहे हैं उस तरह से जर्नलिज्म का जामा पहनकर एक्टिविज्म की भूमिका निभाने वाले जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। और संदीप पुरोहित जिस विचारधारा को लेकर जिसे वो आदर्श मानते हैं, ये मुझे लगता है अभी अल्पसंख्यक जैसे हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन अमेरिका बैठे हुए है। और अभी हम जब जवाहर कला केंद्र में बैठे हुए बातचीत को समापन की तरफ ले जा रहे हैं, तो वर्तमान संदर्भ में जबकि चुनाव आने वाले हैं और पुलवामा घटना के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध अभी तक सामान्य होने की स्थिति में नहीं है, तो आपने जैसे पहले कहा कि चुनाव होने वाले होते तो कोई भी सरकार होती, तो अब आप बताएं तटस्थ रूप से कि जिस तरह मैं पूरी तरह तटस्थ हूँ, मैं पूरी तरह तटस्थ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो तटस्थ रूप से जो कदम मोदी सरकार ने उठाए इस संदर्भ विशेष में, आपको लगता है उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, उसका कोई नुकसान कांग्रेस को होने वाला है? ये तमाम सर्वे बता रहे हैं आपको, सर्वे की रिपोर्ट्स आपके सामने है। अब कांग्रेस इसको कितना माइल्ड कर पाती है चुनाव आते आते, ये देखना होगा। क्या बता रहे हैं सर्वे? जो सर्वे बता रहे हैं उसमें यही है कि माइलेज है उनको, तो आप सर्वे देखिए, लेकिन कांग्रेस इससे कितना माइल्ड कर पाती है आने वाले टाइम में। देखिए, एक बात तय है, सोशल मीडिया पे भी जंग होगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस सो रही थी सोशल मीडिया पर, एक्टिव नहीं थी। इस बार वो एक्टिव है, इस बार वो सवाल पूछती है कि, और सरकार को थोड़ा डिफेंस भी में आना भी पड़ता है, लगातार वो पूछती है। तो इसलिए दोनों की जो हैं, सोशल मीडिया के अपने अपने हाउसेस चल रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी एक्टिविस्ट की भूमिका में है, जर्नलिस्ट की भूमिका में नहीं है। वे तमाम दलों के लिए काम कर रहे हैं, ये निश्चित बात है। लेकिन जनता सब पहचानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है और पब्लिक सुन भी रही है कि संदीप पुरोहित जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके भीतर भी एक
वक्तृत्व कला इस प्रकार से जागरूक है कि उनके अंदर एक भाषण देने वाला जो भाव है वो भी आ जाता है। तो भाषण की तरफ बढ़ते हैं और समय को थोड़ा और खींचा जाए अगर आपके साथ बैठकर, और हम जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के जो ट्वीट्स आते रहे, या उन्होंने जिस तरह के राफेल को लेकर बार बार वक्तव्य देते हुए आक्रोश में चौकीदार चोर है कहा, या अभी हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री जी को आपको शर्म नहीं आती, तो वो जिस तरह की भाषावली और जिस तरह की भंगिमाओं का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? आपको लगता है कि वो कांग्रेस के फेवर में होते हैं या उनसे और दूर हो जाते हैं? देखिए व्यास जी, आपने कहा भाषण, तो आप मुझे एक तरफ फैसला करवाना चाहते हैं। नहीं, इधर मैं आइए आपत्ति या नहीं कर उधर रहा हूं। जाइए, है ना। मैं वो फैसला करना नहीं चाहता, क्योंकि ये फैसला तो देश की जनता करेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद निर्णय अपने आप सामने आ जाएगा। मैं जज नहीं हूँ सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जो देखता हूँ सो लिखता हूँ। तो इसलिए मुझे एक तरफ मत खड़ा कीजिए आप। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे जर्नलिस्ट ही रहने अरे दीजिए। मेरा भाषण कहने को आप तारीफ के रूप में लीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, थैंक यू फॉर दैट। तो राहुल जी पे चलते हैं। जी, उनके ट्वीट्स और उनका जो एक्सप्रेशन का स्टाइल है वो जनता को उनके फेवर में कर रहा है या उनके ज़्यादा डिस्टेंस बन रही है? देखिए ये बात सच है कि राहुल गांधी अब ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा तरीके से बात कर रहे हैं, शिद्दत के साथ अपनी बात कह रहे हैं। देख, राफेल जो मुद्दा क्या है ये तो देश की जनता लोकसभा चुनाव बाद तय कर ही देगी, नतीजे जो भी आएंगे। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से राफेल को उन्होंने उठाया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने नहीं उठाया। चाहे कोई कुछ भी कहे, वो सही है या गलत है, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के मुद्दे उठाने से बचती रही है, डरती रही है। पर इसमें ये तो तय है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, और फिर वो जो भी पार्लियामेंट में जिस तरह की जांच की मांग वो करे थे वो रिपोर्ट आई तो भी उसको उन्होंने नहीं माना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिद्दी बच्चे की तरह उनका एक रुख राफेल के बारे में रहा, ऐसा मुझे लगता रहा। देखिए आपने खुद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर नहीं क्या नहीं, टिप्पणी की सुप्रीम जाए? कोर्ट का तो आ गया था ना वर्डिक्ट, उसको वो नहीं मान रहे थे राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उन्होंने कहा नहीं उनमें ये बातें नहीं थी। बहरहाल ये निटी ग्रिटी में नहीं जाते हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ चलते हैं, तो वो काफ़ी लोकप्रिय नेता, अच्छे लोगों को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध करने वाले जाने जाते रहे, और प्रारंभ में कैच लाइन ये थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अब तो कुछ नई तरह की कैच लाइन आ रही। तो आप अगर तटस्थ फिर से मैं अंडरलाइन करते हुए, तो उनका जो 4-5 साल का लेखा जोखा करते हैं, तो 10 में से कितने अंक आप देंगे मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को? देखिए ये काम तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद निश्चित तौर पे हो ही जाएगा। लेकिन एक बात तय है, मोदी ने एक कोशिश करी है कि कुछ नया दिखे। अब वो नया कितना दिखा है, उसका क्या परिणाम होगा, ये तो बाद में बताए जाएंगे। लेकिन एक बात, जहाँ नया दिखने की बात की गई है, वहाँ एक चीज़ और बढ़ी है, मॉब लिंचिंग की चीज़ें बढ़ी है। वो नहीं बढ़नी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे देश कमज़ोर होता है। निश्चित तौर पर सब एक साथ हैं, जो इस देश में रह रहे हैं वो सब इस देश के सिटीजन हैं। संदीप जी, मैं आपके साथ बैठ के ना बहुत तटस्थ नहीं होके ना, ऑब्जेक्टिवली और बिल्कुल निष्पक्ष रहे आप मुझे एक मुझे। जगह खड़ा करना हाँ, चाह रहे हैं, नहीं मैं एक जगह खड़ा नहीं अब होऊंगा। मैं एक स्टैंड ले रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस सरकारों के प्रति एक सकारात्मक भाव अपने भीतर पाया होगा आगे बढ़ते हुए। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, संभव है, स्वाभाविक लेकिन है। आप पूरा तरह से कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा। मेरी राइटिंग में, मेरे कहने में कहीं कोई एक बाइट मिल जाए, कहीं कोई 2 लाइन मिल जाए तो बात करेंगे। मैं तो उसी तरह लिखता आया हूँ। देखिए उसी तरह कहता आया हूँ। बताता हूँ मेरा ये कहने के पीछे कारण ये था। मुझे अब ये लग रहा है कि आप बीजेपी की तरह मैं ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं बीजेपी की तरफ ज़्यादा ये बोल रहा हूँ कि जब मैं मोदी सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको मॉब लिंचिंग के अलावा कुछ बाकी के जो विकास कार्य या पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आने की दृष्टि से, या रोड बनाने की दृष्टि से, या डिजिटाइजेशन और बहुत सारे जो नए इनिशिएटिव्स मैंने हुए, कहा ना कि वो कुछ नया करना चाहते, करते हुए दिखना चाहते हैं। नहीं मुझे तो दिख रहे हैं। जी, मैंने ये थोड़ी कहा नहीं कर रहे हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये तो जनता असेस करेगी। आप मेरे से कॉपी कैसे असेस करा सकते हैं, मुझे कैसे नंबर दे सकते हैं कि मैं ये कह दूं कि वो उन्होंने किया है। देखिए एक बात तय है, हर प्राइम मिनिस्टर आता है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन होता है, और देश की जनता का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये हमारी डेमोक्रेसी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अमेरिका से आए हैं, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है। आप अमेरिका में रहे हैं, वहाँ एक सूट पहनते हैं, एक बूट पहनते हैं, एक कलर है, थोड़ा सा ब्लैक्स भी हैं, और भी लोग हैं, थोड़े और भी चीज़ें हैं। बहुत सारे ब्राउन्स भी जी बहुत सारे बिल्कुल हैं, लेकिन हिंदुस्तान जितनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है।
वहाँ एक रिलीजन है। हिंदुस्तान जितने रिलीजन कहीं नहीं है। एक सूट बूट, एक कलर, एक कल्चर के लोग एक डेमोक्रेसी को निभा लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी विभिन्नता हमारे यहाँ, जितनी मैतक्यता हमारे यहाँ है, जितनी बोलियाँ हमारे यहाँ हैं, जितनी भाषाएं हमारे यहाँ हैं, उसके बावजूद भी अगर भारत में 70 साल से लोकतंत्र चल रहा है, सरकारें अच्छे तरीके से बदली जाती रही हैं, तो ये इस देश की खूबी है, इस देश के आम आदमी की सहिष्णुता की खूबी है। तो आम आदमी की सहिष्णुता की बात को संदीप पुरोहित जी के साथ मैं पूरी तरह से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए और एक बहुत ही लाइवली और स्पिरिटेड संवाद संदीप पुरोहित जी के साथ यहाँ जवाहर कला केंद्र में हमारे साथी नितिन सारस्वत जी और गोविंद पारिक जी की उपस्थिति में करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसमें बहुत आनंद हुआ। और चलते चलते पत्रकार के रूप में जो आने वाली पीढ़ी में से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने कोई विशेष सूत्र अनुभव से अगर बांटना चाहें। देखिए, मैंने अभी बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट की भूमिका में ही रहना चाहिए। एक तो उसको पावर के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए। प्रोमिनेंस जो है कि प्रोमिनेंट लोगों के इर्द गिर्द घूमना, वो नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि आम आदमी के लिए जो मैं लिख रहा हूँ तो उससे आम आदमी का भला हो। साउथ दिल्ली में पार्लियामेंट के इर्द गिर्द या साउथ ब्लॉक के इर्द गिर्द ओबी वैने लगा करके खड़े रहने से जो जर्नलिज्म हो रहा है वो जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म के लिए तो उसे काला हांडी के लाजीगंज